स्टूडेंट कल हमने यहाँ तक पढ़ा ये, ठीक है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 2 पे स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in a time t, then current I through the cross section is। अगर आपके पास किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, मान लिया ये एक वायर है, तो वायर का ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन में से अगर Q चार्ज, नेट चार्ज की यहाँ बात कर रहा है, तो नेट चार्ज का मतलब ये है कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, कुछ एक राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो नेट चार्ज है वो राइट हैंड साइड की तरफ ही जा रहा है, इधर जा रहा है Q, ठीक है। तो Q नेट चार्ज होगा और ये नेट चार्ज T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में से मान लो Q1 चार्ज राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और Q2 चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। Q2 चार्ज जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और Q1 चार्ज जो जा रहा है वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। अगर हम मान लें कि इधर जो चार्ज जा रहा है वो नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, और इधर जो चार्ज जा रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यह हम यूँ माने कि इधर वाला जो चार्ज है वो ज़्यादा है और इधर वाला चार्ज क्या है? कम है। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या हो गया हमारे पास? नेट चार्ज हो गया Q, नेट चार्ज, ठीक है। तो ये बात यहाँ नेट चार्ज की जो कर रहा था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेट का मतलब टोटल होता है। और ये चार्ज जो है फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है? T टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो क्रॉस सेक्शन के अंदर जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो करंट होगा I, ठीक है। करंट को I से नोट करते हैं, चार्ज को Q से और T को टाइम से, ठीक है। तो इक्वेशन I जो है, इक्वेशन 12.1 जो है ये I इज इक्वल टू Q/T होगा, Q/T होगा, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। चार्ज की जो SI यूनिट है वो क्या है? कूलाम है, ठीक है। कूलाम जो साइंटिस्ट था उसके नाम से यूनिट रखी गई है, ठीक है। उसने अपना एक नियम दिया था कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम्स लॉ। तो उसको सम्मान देने के लिए, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए उसके नाम से एक यूनिट बनाई गई है कूलाम, विच इज इक्वलेंट टू ए चार्ज कंटेन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसने यहाँ कहा कि अगर आप 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लोगे, एक उनका एक क्या बना लोगे? क्लस्टर बना लो, ग्रुप बना लोगे, तो किसके बराबर हो जाएगा ये? इतने इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? 1 कूलाम के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो नंबर जो निकाला गया है, ये संख्या जो निकाली गई है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया है कि जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो इक्वल स्टेप्स में चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ टोटल चार्ज है Q, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या एलिमेंट्री चार्ज हम कह सकते हैं इसको। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को एलिमेंट्री चार्ज कहा गया है, ठीक है। तो हमें N अगर निकालना है तो N हम बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू Q/E, ठीक है। तो Q की क्या वैल्यू है? 1 कूलाम है, ठीक है। टोटल चार्ज तो कितना दिया? 1 कूलाम दिया है ना। और E का क्या क्या वैल्यू है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गई। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/1.6 × 10⁻19, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। एक्चुअली नंबर जो आएगा वो
6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है, इंडिविजुअल एंटिटी है वो, ठीक है, एक पार्टिकल है, भरा पूरा पार्टिकल है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब हम मिला देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो सभी पे टोटल जो चार्ज बनेगा मिला के वो क्या बनेगा, 1 कूलम चार्ज बन जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर ए। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी जो इकाई है, जो यूनिट है, ठीक है, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर। एम्पियर भी एक यूनिट ली गई है, जिसको हम आंद्रे मेरे एम्पियर के नाम से जो एम्पियर वर्ड है वो हमने लिया है, ठीक है। आंद्रे मेरे एम्पियर जो है ये एक साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसका नाम से ये यूनिट ली गई है, उसको ऑनर देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यहाँ ये बात हो रही कि किसी भी वायर में से, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो जाए 1 कूलम, तो हम क्या कहेंगे, उस क्रॉस सेक्शन में से जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, जो 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर वो किसके बराबर होगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। यानी 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए किसी भी कंडक्टर में से, तो उसमें जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। वेरी इजी। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। अब देखो हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में जो बैटरी आती है उसमें लिखा होता है 2000 mAh, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आर, ठीक है। तो थोड़े करंट के जो डिवाइस हैं, स्मॉल करंट के जो डिवाइस हैं, उनमें करंट जो है स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम एम्पियर में करंट ना एक्सप्रेस करके हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं। 1 मिली एम्पियर जो होता है उसमें 1/1000 एम्पियर होते हैं। 1/1000 एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब 1000 को अगर ऊपर ले जाएंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या है, 10⁻³ है प्लस का नीचे, ठीक है। कितना है, 1/1000 कितना हो जाएगा, 1/1000 इज इक्वल टू 1/10⁻³। तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 10⁻−3, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिली के लिए है। मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर होता है, प्रीफिक्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का ये निशान है म्यू, इसको म्यू कहते हैं हम। तो माइक्रो के लिए म्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो जो है, इसके लिए म्यू का जो निशान है, जो अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हिंदी में कै ख ग अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी में ABCD होते हैं, स्मॉल केसेज अपर केसेज, उसी तरीके से ये ग्रीक वर्ड है म्यू, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि 1/10 लाख एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आई बात है। तो ये हो जाएगा 1 अब ये देखो 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो जाएगा 1/10⁻6, ठीक है। तो आगे जाके कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इस तरह से इसको सोल्व किया गया है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड।
देखो जो करंट जो है उसको मेजर, कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में हम या केमिस्ट्री में किसी भी साइंस की ब्रांच में कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसको मेजर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वांटिटी दैट प्रोसेस। ठीक है, सो मेजरमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, हम एमीटर यूज़ करेंगे। एमीटर क्या होता है, एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट में से करंट जा रहा है उस सर्किट में एमीटर जोड़ के हम क्या करते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, करंट मेजर करने का तरीका है ये। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ा गया है एमीटर, तो देखो ये बैटरी का नेगेटिव एंड इस की के थ्रू जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको एमीटर की पोलैरिटी अगर चेक करनी है या आपने दिखानी है तो आप पहले क्या करोगे, जो एंड डायरेक्ट एमीटर से जुड़ा हुआ है पहले आप उसको देखोगे कि ये प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे एंड को देखोगे, अगर एक प्लस का है तो दूसरा अपने आप माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर यही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो उधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ये बात ही बताएगी कि अगर जैसे हम इस सर्किट में अगर एमीटर को जोड़ना चाहते हैं तो किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज का मतलब ये होता है कि किसी सर्किट में अगर एक की जैसे यहाँ पर जुड़ी हुई है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनमें सभी में से एक जैसा करंट जा रहा है, सेम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अगर आपको एमीटर जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, आप एमीटर को ऐसे जोड़ेंगे कि जो बाकी कंपोनेंट में से जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, वही करंट एमीटर में से पास हो। यानी सर्किट में अगर एमीटर में से करंट बाकी एलिमेंट के सेम ही फ्लो हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम एमीटर को ऐसे ना जोड़ के ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ऐसे जोड़ दें तो एमीटर जो किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट जो है वो डिफरेंट जाएगा। करंट के दो रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। ठीक है भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी आदमी को दो तरीक़ों के रास्ते दिखाए जाएं, जैसे एक रास्ते पे खीर मिलेगी, एक रास्ते पे भुजिया मिलेगी, ठीक है, नमकीन मिलेगी, ठीक है, और 4-5 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ एक आदमी इधर जाएंगे, कुछ एक आदमी इधर जाएंगे। सेम चॉइस यहाँ है, जो करंट जो है वो दोनों रास्तों पे जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं उनको हम पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो इस तरह जो है एमीटर को नहीं जोड़ते हम। ठीक है, एमीटर कैसे जोड़ते हैं हम, एमीटर को हम सीरीज में ही जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट के साथ ही जोड़ते हैं ताकि सभी में से एक जैसा करंट जाए। ठीक है, अब एक बात और है कि जैसे आप कोई डिवाइस मेजरमेंट के लिए जोड़ते हैं, एमीटर या वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तो वो जोड़ते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वो डिवाइस जो सर्किट में से जो करंट जा रहा है या वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है उसको प्रभावित ना करे, इस तरीके से उसको जोड़ना होता है। ठीक है, तो क्योंकि एमीटर जो होता है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रुकावट करंट के रास्ते में कोई चीज़ पैदा करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि वाई वी कनेक्ट द एमीटर इन ए सीरीज ऑफ ए सर्किट। तो ये एमीटर के डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell
एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर एंड ए प्लग की। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है। ठीक है, और एक की दिखाई गई है कि एक स्विच का काम करती है। ठीक है, ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि ब्रिज है दो हिस्सों के बीच में, इस हिस्से के बीच में और इस हिस्से के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर सकता है। ठीक है, अगर इस ब्रिज को हम हटा देंगे यहाँ से तो करंट जो है उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। सो की एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, ब्रोकन पॉइंट्स ऑफ सर्किट। Note that electric current flows in circuit from positive terminal of cell to negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। अब ये नोट करने की बात ये है कि जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड हमेशा वर्टिकल जो बड़ा डंडा होता है इससे दिखाते हैं हम, और छोटा डंडा जो होता है वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ये कोई नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, बैटरी को इसी तरह दिखाते हैं हम। ये तो सेल हो गया। ठीक है, अगर बहुत से सेल इस तरह से हम जोड़ दें प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कितने सेल जुड़े हुए हैं, इसमें 1 2 3 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके घरों में जो बैटरी है इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर 6 सेल होते हैं। अगर एक बैटरी है तो 6 सेल होंगे। ठीक है, और एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, तो कितने वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट हो गए। तो 12 वोल्ट की बैटरी आपके घरों में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इन्वर्टर जो यूपीएस होता है वो क्या करता है, 12 वोल्ट को 240 या 220 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देता है। ये बैटरी की वोल्टेज तो होती है डीसी, डायरेक्ट करंट, स्टडी करंट होता है, ये कांस्टेंट करंट होता है। और इन्वर्टर यूपीएस क्या करता है, इसको 220 वोल्ट या 240 वोल्ट एसी में बदल देता है, अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर का काम है। ठीक है, तो बैटरी के नेगेटिव एंड से हमेशा, पॉजिटिव एंड से हमेशा करंट चलता है। ठीक है, जो कि बल्ब और एमीटर में से पास होके जाएगा। ये डायग्राम आपको दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको दिए जा सकते हैं कि एक बैटरी, एक बल्ब, एक की, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर का यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, 1 नंबर या 1.5 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, इसको सोल्व करके देखोगे, इसको समझोगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो करंट कितना दिया हुआ है, 1/2 एम्पियर दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ है। ड्रान बाई ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो एक बल्ब को जब हम किसी करंट सोर्स से जोड़ते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, अपनी वर्किंग के लिए उस बैटरी में से आधा एम्पियर करंट निकाल लेता है, हाफ एम्पियर। ठीक है, तो और ये करंट जो है 10 मिनट तक वो फ्लो करवाता है इसमें अपने फिलामेंट के अंदर से। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल जो चार्ज फ्लो होगा सर्किट में से वो कितना होगा 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो ऊपर हमने एक फार्मूला नोट किया था। क्या नोट किया था कि जो करंट होता है वो चार्ज बटे टाइम होता है, चार्ज बाई टाइम होता है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर पार गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q बराबर है I इंटू टी हो जाएगा, करंट इंटू टाइम बराबर है चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो है ये इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल चार्ज, Q बराबर है I कितना है 0.5 है। ठीक है, कितना है 0.5 है ये। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टाइम जो है वो मिनट्स में दे रखा है। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी होती है उनमें जो यूनिट आपको दी हुई होगी वो यूनिट आपकी एक ही स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। जैसे या तो सभी यूनिट्स एसआई सिस्टम में हो, ठीक है, या सभी यूनिट जो हैं वो सीजीएस सिस्टम में हो। अगर आप सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या आपको नहीं पता सिस्टम के बारे में, ठीक है, ये सिस्टम जो होते हैं ये यूनिट को मेजर करने के जो तरीके हैं ये बताते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस सिस्टम में किस तरह से यूज़ होगी, किसके लिए कौन सी यूनिट यूज़ होगी। ठीक है,
तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन जो है रख सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिनट जो है वो एक एसआई सिस्टम की यूनिट नहीं है, जबकि एम्पियर जो है ये एसआई सिस्टम में एक यूनिट होती है। तो एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट नहीं होती, सेकंड होती है। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा, ये 600 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 600 सेकंड जो है ये टाइम आ गया हमारे पास। तो हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। ठीक है, कितनी है, 0.5। इसको आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, 600। ठीक है, और चूंकि ये जो हमने टाइम और जो करंट लिया है ये एसआई सिस्टम में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, एसआई सिस्टम में आएगा, यानी कूलाम में आएगा। ठीक है, तो चार्ज कितना आ गया, 300 कूलाम आ गया, 300 कूलाम आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आपको सोल्व करना है ये। ठीक है, अब मान लो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक सर्किट में से अगर हम कोई सर्किट ड्रा करें, जैसे ये सर्किट हमने ड्रा कर दिया, ये बल्ब है। ठीक है, और ये बैटरी है। इसमें इस सर्किट में से ये बल्ब जो है ये 8 मिनट के टाइम में आपको दिया हुआ है, जैसे 8 मिनट के टाइम में इस सर्किट में से एक करंट पास हो जाता है, कितना, 960 मिली एम्पियर। ठीक है, 960 मिली एम्पियर, इतना करंट जो है सर्किट में से 8 मिनट में पास हो जाता है। ठीक है, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है और जो आंसर आएगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट करना है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एज ए होमवर्क। आप देखो ये टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो ये जो लेसन हमने अब तक पढ़ा है इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम एक बार रीड करेंगे। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए क्रॉस सेक्शन या इन ए सर्किट। ठीक है, और करंट जो होता है वो आई बराबर है क्यू बटे टी होता है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो बहुत ही आसान है करंट की यूनिट को डिफाइन करना। यूनिट जो है करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन एग्जिस्ट इन ए सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। या हम आसान शब्दों में इस तरह से कहें कि अगर किसी सर्किट में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाए तो बहने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज passes थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकंड देन करंट इन सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बहुत इजी है ये, आप इसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में से कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन असेंबल्ड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये बीच में पैराग्राफ में यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको ऊपर सोल्व करके भी दिखाया था मैंने, ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे बताया भी था ये। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर आगे लेसन में फिर इसको कमेंट में आप मेंशन कर देना, हम इसको फिर समझा देंगे। ठीक है, तो चलें आगे। इसके बाद देखिए मोर टू नो, आओ जाने और ज़्यादा जानने, अगर हम इस लेसन के अलावा फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, तो किसी भी वायर के अंदर जो चार्ज का फ्लो है वो किस तरह होता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ
फुल ऑफ चार्ज। हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी जो मेटल है, धातु है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये किस तरह से करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का वायर हम क्यों नहीं यूज़ कर पाते अपने घरों में फिटिंग के लिए, या किसी बल्ब को ग्लो करवाने के लिए, या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हम प्लास्टिक के वायर नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। यू वुड थिंक दैट ए लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या है उसमें? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज से बंधे हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, और इसकी जो रेंज है, इसकी जो डिस्टेंस है जहाँ तक ये काम करता है बहुत ही कम होती है। इनफैक्ट शॉर्टेस्ट होती है सभी फोर्सेज में। 4 तरह के फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट कौन कौन सी हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा, KLMN। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला आपको 9th क्लास में पता होगा, आपको 2n² होता है। ठीक है, n क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो यहाँ ये k के लिए 1 हो जाएगा, n L के लिए 2 हो जाएगा, M के लिए 3 हो जाएगा, N के लिए 4 हो जाएगा। तो पुट करके आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो बात हुई 9th क्लास की। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट जो पैराग्राफ, इसमें हम क्या करें, इसमें बोला गया कि जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ अटैच होगा। ठीक है, और इस फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F = Q1 Q2 ओवर R² इंटू K। K क्या है? कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? 2 बॉडीज़ का चार्ज है, जो के बीच में फोर्स लगना, उन बॉडीज़ का चार्ज है Q1 एंड Q2। R क्या है? 2 बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस है, चार्ज्ड बॉडी हम ले रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ होता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होंगे वो उतने ही कम फोर्स फील करेंगे, उतने ही लूजली बाउंड होंगे, कम फोर्स से बंधे हुए होंगे। ठीक है, तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है मेटल के अंदर इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खास बात ये होती है कि उसके ऊपर अगर थोड़ी सी भी एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं, फेंकते हैं थोड़ी सी एनर्जी, तो उस एनर्जी को गेन करके वो क्या करता है, एक एटम से निकल के दूसरे एटम में भाग जाता है, यानी मेटल के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। ठीक है, तो ये लूजली बाउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण ही मेटल के अंदर क्या होता है, करंट पैदा करने का ये काम करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे प्लास्टिक है, कांच है। ठीक है, इसलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में निकल के भागता है, ठीक है, ऐसे भागता है ये। ठीक है, तो उस स्पीड को क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। और ये ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, ये इसमें ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड। आप कहोगे ये तो बहुत कम स्पीड है। फिर एक लंबे वायर में, जैसे 1 मीटर का वायर है, इसमें करंट कैसे एकदम से, जैसे आप बल्ब को स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा और वो 1 mm चल रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा? 1 मीटर के वायर में A से B एंड तक कितना टाइम लेगा वो? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में स्वाभाविक सी बात है उठेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि वायर में हर जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जैसे बिल्कुल नज़दीक होगा, ठीक है, बल्ब के नज़दीक होगा, B पॉइंट के नज़दीक होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन, जब तक ये इलेक्ट्रॉन पीछे वाले आएंगे तब तक वो जो है इसमें से फ्लो हो जाएगा और उसके कारण एक करंट पास हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन इससे पहले है ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है बारी बारी से इसके अंदर आते रहेंगे। ठीक है, तो
जो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया था वो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कारण है मेटल के अंदर वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर मेटल के अंदर पाए जाते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर के अंदर, सोडियम के अंदर, जैसे सोडियम के अंदर 1 होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है सोडियम 11 पे आता है, 11 23। ठीक है, तो सोडियम का जो कन्फिग्रेशन है 2 8 1 होता है। क्या होता है? 2 8 1। अगर आप इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से पर्टिकुलर, ये पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर हम पाइप के 2 एंड्स के बीच में अगर पानी को फ्लो करवाना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू फ्लो वाटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, तो पॉइंट ए को हाई प्रेशर पे रखना पड़ेगा और पॉइंट बी को लो प्रेशर पे रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रेशर को मैकेनिकल पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? मैकेनिकल पोटेंशियल। ठीक है, और प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन सिमिलर वे यहाँ पर भी यही चीज़ हम लागू करेंगे कि अगर आपको किसी वायर के 2 एंड्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, चार्ज को फ्लो करना है, तो वो दोनों सिरे डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर होने चाहिए। यानी दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स A and B should be, A and B are at different potentials. There should be a potential difference between A and B for the existence of electric current between A and B. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो जैसे मैंने बताया क्यों ज़रूरी है, जैसे प्रेशर डिफरेंस हमने बताया उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है। तो चलो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे स्वाभाविक से वो हम उनको जानने का, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ठीक है, वायर में से जो चार्ज का फ्लो होता है वो किस कारण होता है। लेट अस कंसीडर एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब देखो वही जो आपको बताया था प्रेशर वाली, जो आपको जो एक छोटी सी बात बताई थी उसी बात का ये जिक्र कर रहा है। फ्लो ऑफ वाटर, चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब। एक बिल्कुल सीधा पाइप है, ज़मीन पे गिरा हुआ है समतल में, उसमें से कभी भी पानी जो है वो फ्लो नहीं होगा अपने आप। ठीक है, आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। If one end of the tube is connected to a tank of water kept at higher level such that there is a pressure difference between the two ends of tube, water flows out of the other end of the tube. For the flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electron moves only if there is a difference of electric pressure. अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर जो मैंने आपको बताया था इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस along the conductor. This difference of potential may be produced by battery consisting of one or more electric cell. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किससे क्रिएट किया जाता है बच्चों? बैटरी या सेल्स से। ठीक है, बैटरी भी क्रिएट कर सकती है और एक सिंगल सेल भी क्रिएट कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. अब देखो इस पैराग्राफ में जो बातें बताई गई हैं वो मैंने आपको उनमें से कुछ बातें पहले बता दी।
ठीक है। तो कोई भी बैटरी या सेल होता है वो सिंपली उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे NaCl सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन जिनमें करंट जो है आराम से फ्लो हो जाता है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एक वेसल जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा जैसे ग्लास का या प्लास्टिक का, उसके अंदर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे हम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड होगी कैथोड और दूसरी क्या होगी, एनोड होगी, ठीक है, एनोड होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने एक बल्ब से जोड़ दिया तो तुरंत जो है इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब वो स्टार्ट कैसे होगा, यहाँ क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, उनके कारण दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं डिफरेंट पोटेंशियल पे आ जाएंगी, ठीक है। एनोड जो है, एनोड ये होती है प्लस और कैथोड होती है माइनस, ठीक है। तो एनोड की तरफ एनायन आते हैं और कैथोड की तरफ कैटायन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ज़्यादातर बड़ी क्लासों में पढ़ते हो कि व्हाट इज़ द एक्शन बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द सेल और बैटरी, ठीक है। तो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, उसके कारण 2 इलेक्ट्रोड जो हैं डिफरेंट पोटेंशियल पे आ जाती हैं और यही पोटेंशियल का डिफरेंस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने का काम करता है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, एडवांस करता है टाइम, तो ये केमिकल एनर्जी जो है ये एक्सपेंड होती चली जाती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि जैसे मान लिया आपके पास एक वायर है, सर्किट में एक छोटा सा टुकड़ा है वायर, और इस वायर के टुकड़े में ये 2 पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए, ठीक है। ये 2 टुकड़े हमने अज्यूम कर लिए, ठीक है, 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए, पॉइंट ए एंड बी। अब पॉइंट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है, चार्ज को फ्लो करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज को पिक करेंगे पॉइंट ए के ऊपर से, और पॉइंट ए के ऊपर से 1 कूलम चार्ज को उठा के कहाँ ले जाएंगे, पॉइंट बी के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन का मतलब कार्य, ठीक है, वही वर्क डन क्या होगा, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी कि ये है कि अगर हम मान लें पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल है VA और पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल है VB, ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ठीक है। तो ये VA माइनस VB क्या होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये किसके बराबर होगा, WAB ओवर Q, ठीक है। अगर Q को हम 1 रख देंगे, Q को क्या रख दें, 1 रख दें, ठीक है। तो ये 1 जो है, अब देखो कूलम की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यूनिट नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो जो VAB होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, WAB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो इस पैराग्राफ में बात बताई है वो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसके बराबर होता है, वर्क डन फॉर कैरिंग और मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका एक फॉर्मूला इसने नीचे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन बाई चार्ज। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो वर्क डन होता है वो Q इंटू VA माइनस VB इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी WAB क्या होगा, Q इंटू VA माइनस VB,
ठीक है। अगर हम इस Q को 1 यूनिट ले लें, अगर Q को हम 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा ये, ठीक है, जो डेफिनेशन कह रही है वही तो है ये, ठीक है, डेफिनेशन में यही बताया था हमने। अगर हम Q चार्ज के लिए वर्क डन कर रहे हैं तो Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिया गया है ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, W/Q, और W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इसके बराबर होगा ये। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो जो वोल्ट है ये यूनिट किसके नाम से रखी गई है, एक इटालियन फिजिसिस्ट था अलेसेंद्रो वोल्टा, ठीक है, उसके नाम से उसको रेस्पेक्ट देने के लिए पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट बना दी गई। वोल्ट पोटेंशियल की भी यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट है। तो वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ये भी है और ये भी यूनिट है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल की यूनिट को 1 जूल पर कूलाम भी जूल पर कूलाम भी बोल सकते हो और वोल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट कैरिंग current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge 1 coulomb from one point to other, therefore 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb, so 1 volt is equal to 1 joule per coulomb। अब देखिए मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ, ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ दिया है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है कि 1 जूल वर्क डन अगर हम करते हैं, 1 जूल वर्क डन हम करते हैं 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने के लिए पॉइंट ए से बी तक, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं आप, यहाँ ए बी हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब हम ए और बी के बीच में 1 कूलाम चार्ज को पास करें, मूव करें, और उसके लिए हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा और 1 कूलाम चार्ज हम पास कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो कार्य है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, वोल्ट मीटर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, मीटर यहाँ पर स्केल वाला मीटर नहीं है, ये METER है, और वो मीटर जो होता है जो मेजरमेंट में काम आता है वो होता है METRE, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो मीटर जो है METRE होता है। और वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर बताया गया कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब पैरेलल की हम बात करें, जैसे हम एक सिंपल सा सर्किट ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सिंपल सा सर्किट ड्रा करते हैं। एक सर्किट हमने ड्रा कर लिया, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये हमने की लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ये बैटरी लगा दी, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, या हमें निकालना है कि ये सेल्स जो हमने जोड़ रखा है, सेल जोड़ रखा है, इसमें ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है सर्किट में। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, V इसका सिंबल होता है। अब देखो ये पॉजिटिव एंड जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो एंड है ये इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है की के साथ, ठीक है, की के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो हम पोलैरिटी को इधर से नहीं डिसाइड करेंगे, हम इधर से डिसाइड करेंगे, डायरेक्ट एंड की तरफ से पोलैरिटी को डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पैरेलल में जुड़ा होता है। पैरेलल में क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। क्या होता है,
हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब एग्जाम्पल है ये हमारे पास 12.2। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो चार्ज हमें दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 कूलम। तो 12 कूलम के लिए 2 कूलम के लिए 12 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है उसके लिए वर्क डन कितना होगा। तो हम यहाँ पर बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं कि W जो होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज कितना है 2 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है, तो कितना आ गया 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, ठीक है, 24 कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट। और 1 कूलम वोल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो जूल के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जूल के बराबर। तो आंसर कितना आ गया 24 जूल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो हम कहेंगे बैटरी। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करती है, क्रिएट करती है, या हम सेल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। What is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी। By saying 1 volt the potential difference between 2 points means 1 joule work is done in carrying a charge of 1 coulomb between given 2 points, ठीक है। If 1 joule work is done for bringing or carrying or moving, 1 joule work is done for moving 1 coulomb charge between those 2 points, then potential difference between those points is 1 volt. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हर एक कूलम यानी एक कूलम चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी कितनी एनर्जी देगी, हर एक कूलम, यानी एक कूलम अब दे दिया उसके, तो इसमें कितनी एनर्जी, फिर आगे एक कूलम और अगर पास करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी, इस तरह से पूछा आपसे, ठीक है। तो हर एक कूलम के लिए एनर्जी निकालनी है, तो आ जाएगा फॉर्मूला आपने यूज करना है, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो Q दिया हुआ आपको 1 कूलम और V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा। इसके बाद हम 12.3 पढ़ेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 कंप्राइजिंग ए सेल और ए बैटरी, ए प्लग की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम in which different components of circuit are represented by symbol conveniently used. Conventional symbol used to represent some of the most commonly used electric component are shown in table 12.1. तो ये टेबल दी हुई है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उनके सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सेल का है और बैटरी का है, ओपन स्विच का है, क्लोज स्विच का है, जॉइंट का है, ठीक है। जॉइंट के बाद ये क्रॉसिंग वायर का है, बल्ब का है, रेजिस्टेंस का है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो वेरी करता हो, जिसको हम वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो। एमीटर का दिया हुआ है, वोल्टमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ये जो सर्किट सिंबल दिए हुए हैं ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इन सभी को आपने क्या करना है, कॉपी में एक टेबल बनानी है और टेबल के थ्रू इनको याद करना है, ठीक है। टेबल के थ्रू इनको याद करेंगे आप। अब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। सेट अप ए सर्किट शोन इन फिगर 12.2 consisting of nichrome wire XY of length 0.5 meter, an ammeter, voltmeter and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel
क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो ये नाइक्रोम जो वायर होता है ये बल्ब के फिलामेंट को बनाने में काम आता है। तो इसकी ये कंपोजिशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पे इस तरह से आपने सर्किट बिल्ड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक नाइक्रोम वायर लेना है, ठीक है, XY, और इसका रेजिस्टेंस जो है ये R दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये एंड्स जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले XY जो वायर है उसके दो एंड्स के बीच में अपने पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक वोल्टमीटर जोड़ना है, और सर्किट में सीरीज़ में आपने एमीटर जोड़ना है, एक की जोड़नी है, ठीक है। और ये वोल्टेज को वेरी करने के लिए यहाँ डिफरेंट वोल्टेज के अरेंजमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज का एक अरेंजमेंट है ये, ठीक है। इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये वाला कनेक्शन है, ये वाला वायर का एंड है ये, इसको आपने पहले यहाँ जोड़ना है सबसे पहले V वोल्ट पे, ठीक है। तो सर्किट में केवल ये एक V वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक्टिव होगा। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ये V वोल्ट का ही होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें आपने वोल्टेज और जो करंट, इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज आ जाएगी, इसमें करंट आ जाएगा, वो आपने नोट करने हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर ये जो कनेक्शन है आपने यहाँ जोड़ देना। अब की बार ये दो सेल जो हैं ये आ जाएंगे सर्किट में। तो दो सेल के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो आप इसमें से रीडिंग देखोगे और यहाँ फिर नोट करोगे टेबल में, ठीक है। और करंट, कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी नोट करोगे। ये जो स्टेप है ये आपको 4 सेल्स के साथ, 4 या 5 या जितने भी आप करना चाहें उन सेल्स के साथ अपने क्या करना, रिपीट करना है, ठीक है। और टेबल में ये सारी बातें, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को आपने नोट करना है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आखिर में हम निष्कर्ष, ये टेबल दी हुई है, इस तरह से आपको नोट करना है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू फॉर V/I। तो V/I जो है वो क्या आएगा, इसमें सेम आएगा, ठीक है। V/I क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अगर हम वोल्टेज 1 वोल्ट लेते हैं, 1 वोल्ट लेते हैं तो करंट जैसे आ गया आपका 1 एम्पियर। वोल्टेज अगर हम 2 वोल्ट लेते हैं, करंट आ गया 2 एम्पियर। वोल्टेज 3 वोल्ट लेते हैं, करंट आ गया 3 एम्पियर। तो इनका जो रेशियो आएगा दोनों का, वोल्टेज का और करंट का, वो क्या आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम आएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे तो सेम ही मिलेगा ये, ठीक है। In this activity we will find that approximately the same value of V/I obtained in each case. Thus V/I graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus V/I is a constant ratio. तो V/I क्या है, constant ratio है, ठीक है। तो V/I अगर एक कांस्टेंट रेशियो हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं इसके बराबर, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V = IR आ जाएगा। R यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो अगर एक कांस्टेंट और इक्वल का साइन आपके पास है किसी इक्वेशन में, तो दोनों को हटा के आप क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हो ऐसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। In 1827, German scientist George Simon Ohm found that relationship between current I and flowing in a metallic wire and the potential difference across its two terminal. The potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature remains the same. This is called Ohm's law in other words. अब देखिए, अगर हम कोई भी वायर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये वायर ले लिया, ये भी एक वायर है, तो इस वायर में से अगर कोई करंट हम पास कर रहे हैं I, ठीक है, तो वो I करंट जो है वो डिपेंड करेगा A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एज V इंक्रीजेज देन I आल्सो इंक्रीजेज, एज V डिक्रीजेज I आल्सो डिक्रीजेज, मीन्स I डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन V, ठीक है। तो
तो V भी डिपेंड करेगा I पे। हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है, जो ऊपर हमने एक्टिविटी में बताया, इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, अदरवाइज रीडिंग में क्या आएंगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी, एरर्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साइज ऑफ वायर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअल फॉर्म जो ओमज़ला की है वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। तो अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और V इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इनटू I, ठीक है। तो V बराबर है IR। R क्या होगा यहाँ पे, R क्या होगा, R एक कॉन्स्टेंट होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी। और प्रेजेंट केस में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो जो आपने रीडिंग ली है उनका एक ग्राफ आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो जो डायग्राम में दिखाया गया है आपको यहाँ, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ आपका आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है कि जब करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज भी ज़ीरो है, ठीक है, यानी एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग जो है वो एक साथ ज़ीरो आएंगी, ठीक है, और फिर वो एक रेशियो में, एक अनुपात में, सेम अनुपात में बढ़ेंगी। अगर वोल्टेज 2 गुना है तो करंट भी 2 गुना है, इस तरह से, तब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ओमज़ला जो है वो आपका फेल हो जाएगा। इन इक्वेशन 12.4 R is constant for a given metallic wire at a given temperature and is called resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charge through it. Its SI unit is ohm, represented by Greek letter omega. ओमेगा, हाँ ओमेगा है ये, ठीक है, कैपिटल ओमेगा कहते हैं इसको हम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई I। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या है, ओम है। जॉर्ज साइमन ओम का जो सरनेम है ओहम, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर ओम है, ओम लिखें या फिर हम एक सिंबल इस तरह से लिख दें ओमेगा का। ये कैपिटल ओमेगा होता है, स्मॉल ओमेगा इस तरह होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहती है, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आगे आपको काम आएगा, इसलिए आपने क्या करना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। If potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ohm। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो हम रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। V बराबर है, R बराबर V बाई I, ठीक है। अगर हम I को 1 रख दें तो R किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, अगर हम I को 1 मान लें तो R किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम क्वालिटेटिवली ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होती है, रुकावट होती है, ठीक है। इट इज़ द ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर और सिंपली ए कंडक्टर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है कोई भी कंडक्टर, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो है उसको हम क्या कहेंगे, उस रुकावट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। या रेजिस्टेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा गिवन कंडक्टर का, जिसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उसमें उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और 1 ओम जो है वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा। जाहिर सी बात है, जिस रास्ते पे रुकावटें कम होंगी उस रास्ते पे आदमी जो हैं ज़्यादा जाएंगे। इंसान उसी रास्ते पे ज़्यादा चलता है जिसमें रुकावटें कम होती है, और जो कठिन रास्ता होता है उसमें कम आदमी जाते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन यही है, ठीक है।
कि जिस रास्ते का, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि R अगर ज़्यादा है तो I कम होगा, और R अगर कम है तो I ज़्यादा होगा। यानी इनवर्स जो इफेक्ट होगा क्वांटिटीज़ का एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे एक इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, एक डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट हाफ्ड, यानी अगर आप करंट को अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, या करंट को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। यानी ये बोल रहे हैं अगर आपने करंट को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स, आई डैश बदला हुआ करंट है और ये पहले वाले करंट का 2 गुना है, तो जो बदला हुआ रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा। जैसे करंट को 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वाले का आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर करंट को आधा करेंगे आप, अगर आप करंट को आधा करते हैं, ठीक है, अगर आप करंट को आधा करेंगे, करंट को आप हाफ कर देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी इसको आप किया तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को कम ज़्यादा करता है, वोल्टेज को ज़्यादा कम किए बगैर। यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करेगा, ठीक है, जिससे करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। V तो जो होगा, वोल्टेज जो होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर हम करंट को कम करना चाहते हैं तो R को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। भाई इसको अगर हम 2 गुना करना चाहते हैं करंट को, तो रेजिस्टेंस को भी तो 2 गुना हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर करंट को 2 गुना कम करना तो इसको 2 गुना ज़्यादा कर देंगे, सो दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, V के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी तो फिक्स रहेगी ना, वोल्टेज तो फिक्स रहेगी आपकी, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है उसका सिंबल ये होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेहोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेहोस्टेट, REHOSTAT, रेहोस्टेट। रेहोस्टेट को क्या कहेंगे, वेरिएबल रजिस्टर। We will now study about electric resistance of a conductor with the help of a following activity। चलो एक्टिविटी वो पढ़ते हैं हम भी है, ठीक है। टेक ए नाइक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब 10 वोल्ट, टॉर्च बल्ब 10 वोल्ट बल्ब, एन एमीटर जिसकी रेंज 0 से 5 एम्पियर है, ठीक है, एंड एक प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। सेटअप circuit by connecting 4 dry cell 1.5 volt each in series with the emitter leaving a gap xy in the circuit as shown in figure 12.4। तो इस तरह का गैप आपने रखना है, ये गैप बता रखा है इसने, ये जोड़ने हैं आपने, ठीक है। आपको ये जोड़ने आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपने क्या करना है, एक नाइक्रोम वायर लेना है इस तरह से, और एक 10 वाट का बल्ब लेना है, ठीक है। Complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap xy, plug the key, note down the emitter reading, take out the key from the plug, note always take out the key from the plug after measuring the current from the circuit। आपने क्या करना है, करंट जब हम देख लें हम कितना करंट हुआ, उसके बाद आपने क्या करनी है, जो की है उसको ऑफ करना है, ठीक है। Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading of ammeter। Now repeat the above step with the 10 watt bulb in the gap xy। Are the ammeter reading different for different component connected in gap xy? What do the above observation indicate? You may repeat this activity by keeping any material component in the gap। आप इस एक्टिविटी को कोई भी मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल होगा रिमेंबर, ठीक है, उसको यूज करके गैप में उसको जोड़ के उसको कनेक्ट करके आप ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग इन ईच केस, और कोरोस्पोंडिंग रीडिंग जो है एमीटर की आपने नोट करनी है, जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, ठीक है।
फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, वाई डू दे डिफर, सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रजिस्ट द फ्लो। तो इसका मतलब यह है कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कम रुकावट पैदा करते हैं, लो हिंड्रेंस देते हैं, ठीक है, और कुछ ज़्यादा रजिस्ट करते हैं, यानी जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो ज़्यादा करंट को फ्लो करते हैं और जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो कम करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट completely free to move within a conductor, they are restrained by attraction of atom among which they move. Thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offer a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. एक ऐसा कंडक्टर जिसका एक मतलब रीजनेबल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, एप्रिसिएबल हो, उसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर क्या होता है, दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। एन इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर इवन हाइयर रेजिस्टेंस। जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते तो उनका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है, 10⁸ ओम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो आज हम इस लेसन में स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो बातें मैंने पहले बताई थी आपको एटम के बारे में, वो बातें इसमें दोबारा फिर बताई गई हैं, ठीक है, कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एट द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके।